नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और पिछले सप्ताह हमने देखा काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ और उसी घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं लगातार अभी भी जारी है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गालीबाज लड़के थे या लड़कियां थीं जी, उनको तो माफ़ कर दिया है जी, और सरकार ने जो एंटी पेपर लीक बिल था उसको भी संसद में पास करा दिया, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई जी। लेकिन विपक्ष को एक नया मुद्दा मिला हुआ है कि भाई अमित शाह, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो हम थोड़ी ताकत दिखाएं जी। और हम तो भाई अपोजिशन वाले हैं, हम अपनी ताकत दिखा के अमित शाह का रिजाइन ले लेंगे जी। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या माफ़ी काफ़ी है या आगे कुछ होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है उसके बाद से जी, देखिए ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल एक चीज़ और नोट कीजिए कि वो लगभग आधी रात के आसपास वो 11 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास बना रहे हो। उनको पता है कि जो लोग इस समय मोबाइल पर होंगे तो वो जानते हैं कि प्राइम टाइम की अहमियत क्या है और सोशल मीडिया पे क्या प्राइम टाइम होता है। जेनजी से बात करना हो तो रात को 11 बजे और मिलेनियम और बुजुर्गों से बात करनी हो तो रात को 8 बजे। जी। तो समय उनको पता है कि किस समय किससे बात करनी है, तो वो अपना वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं, उसका जो कंटेंट है और उसको लोग सराह भी रहे हैं और वो बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जिस विशाल हृदय के साथ सबको माफ़ किया है, ये जानकर और ये सुनकर उनको कितनी पीड़ा हुई होगी कि उनकी दिवंगत माता जी के बारे में किस तरीके से अपशब्द बोले गए, खुद उनके बारे में किस तरीके से अपशब्द बोले गए और निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ दी थी कुछ लोगों ने। और हैरान हुई कि हैरानी इस बात पे रही कि कुछ बेटियों ने इस तरीके के जो कह सकते हैं कि अमर्यादा की सीमा लांघते हुए ऐसे शब्दों का उपयोग किया था प्रधानमंत्री। हमारे पास तो फुटेज है तो हम लोग बोल सकते हैं जी, और इसलिए हम उसको छात्र के श्रेणी में तो हम नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल। और ये साबित भी हो गया ना कि आप देखिए कि जिन लोगों ने वो इस तरीके की निर्लज्जता की जो सीमाएं हैं वो लांघी थी वो छात्र नहीं थे, ये साबित भी हो गया है। जो 0 FIR हुई है उसमें तमाम विवरण सामने आए हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से लोग अब माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मैं उकसावे में आ गया, मैं उकसावे में आ गई, मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया या कह गई, या इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि मैं तो जाने वाली नहीं थी, मुझे मेरे छात्रों के समूह ने बुला लिया, मैं तो वहाँ चली गई या चला गया। इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। ये दिख रहा है कि जो छात्र वर्ग है हमारा उनको गुमराह किया गया था। और जिस तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विशाल हृदय दिखाया, सबको कह दिया कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनको माफ़ कर दिया हमने, तो ये इसका स्वागत हो रहा है। और ये दिखाया एक सवाल मैं आप से पूछ लेता हूँ कि मोदी जी को आगे आकर इसलिए भी ये करना पड़ा क्योंकि एक वर्ग में नाराज़गी हो रही थी। नाराज़गी इसलिए हो रही थी कि एक वर्ग ये चाह रहा था कि ये जितने भी गालीबाज हुड़दंगबाज थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार क्यों झुक रही है, सरकार क्यों डर रही है। उनको भी ये मैसेज था कि माफ़ करो। जी, माफ़ करो एक मैसेज है, लेकिन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो है उसकी कुछ उसमें जो कही गई बातें उसमें कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि उनको और उनकी दिवंगत माता जी को अपशब्द कहने वालों को मैं माफ़ करता हूँ। एक ये व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ जो एक अपशब्द कहे गए उनको, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने वो पुलिस वालों को टाइलों को नुकीली करके मारा है, जिन्होंने जो कह सकते हैं कि शांति भंग की या जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एक तरह से दंगे की सिचुएशन पैदा की,
उन लोगों पर तो कार्रवाई होगी ही। और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को छोड़ दिया जाए, जो जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जो हिंसा फैलाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने उनको माफ़ किया है जिन्होंने उनको या उनकी दिवंगत माता जी को के बारे में अपशब्द कहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको माफ़ नहीं किया है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। आदतन अपराधी भी उस दिन की जंतर मंतर की जो हिंसा थी उसमें शामिल थे। और आप देखिए दिल्ली पुलिस के आंकड़े क्या कहते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 900 के आसपास उसमें अपराधी शामिल थे, जो उन्होंने फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो पहचान 900 से ज़्यादा थे। 900 से ज़्यादा थे। उसमें 100 से ऊपर तो ऐसे थे जिनके खिलाफ मर्डर के केस चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि दिल्ली पुलिस फिर क्या कर रही थी वहाँ पे? जी, 50 से ज़्यादा तो ऐसे लोग थे जो कि डबल मर्डर या उनके ऊपर 10 गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। दिल्ली पुलिस की जहाँ तक बात है, आप देखिए, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर थे, लगभग 20 से 30 हज़ार की भीड़ बताई जा रही है। 3000 सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात थे। और जिस तरीके का वहाँ पर माहौल बनाया गया, और ये जो विपक्ष की आप जो बात कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दे दिए, तो विपक्ष को दिल्ली पुलिस महासंघ की एक दिन पहले हुई जो प्रेस वार्ता है उसको सुन लेना चाहिए। उसमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने पहला सवाल तो ये उठाया है कि जो पुलिस वाले हैं उनका जो उनके साथ जो अमानवीयता की गई है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष से सवाल पूछा उन्होंने खास तौर पर। नहीं तो सवाल पूछने पे बीजेपी का आदमी हो जाता है ना इंसान। जी, तो ये सवाल पूछा है। और दूसरा उन्होंने बताया है कि जब वहाँ पे मैदान में जब ग्राउंड जीरो पर पुलिस अधिकारी होता है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ना राज्यपाल होता है, ना उपराज्यपाल, ना मुख्यमंत्री, ना डिप्टी सीएम, ना कोई मंत्री, ना कोई बड़ा कोई अधिकारी होता है। वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है उसको निर्णय लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो संसद में सरकार ने बोला है। जी, उन्होंने भी बताया। तो ये सिस्टम के बारे में बताया है। तो ये सिस्टम ये है कि वो वहाँ पर व्यक्ति निर्णय लेता है स्थिति को देखते हुए। अगर मान लीजिए कि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये संसद तक पहुंच गए थे सर, विजुअल कल परसों जो नहीं, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि वो पहुंच गए थे और अगर अंदर प्रवेश कर जाते, प्रवेश उन्होंने नहीं किया था, पहुंच तो गए ही थे, तो ये पूरे विश्व में एक तरह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताने की एक खबर होती। ये दिखाता कि हमारी संसद की सुरक्षा कैसी है, ये दिखाता कि भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो कितना सुरक्षित है। और संसद में कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंच सकता है। आप देखिए कि जो सांसद मंत्रीगण हैं उनकी भी सबके पास बने हुए गाड़ियों के आई कार्ड वगैरह हैं, सब उसके बावजूद उनको सुरक्षा चक्र से गुजरना पड़ता है। और हमको ध्यान देना चाहिए कि अभी पिछले से पिछले साल संसद के भीतर जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी, वो स्प्रे वगैरह करके, और बाहर भी जिस तरह, तो संसद की सुरक्षा इस देश की बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं हो सकती। और संसद की सुरक्षा करना पुलिस का और वहां पर मौजूद अन्य बलों का प्राथमिक कर्तव्य था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। उसके लिए उनको कोई पैलेट गन का उपयोग करना पड़े या AK-47 का उपयोग करना पड़े, संसद की सुरक्षा के लिए तो हर काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर कोई कैसे, जो लोग आज लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, जो लोग भी आज पैलेट गन का आरोप लगा रहे हैं, वही लोग कल को कहते हैं कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, संसद में लोग घुस गए। जी, और ये ग्लोबली एक बड़ी नाकामी की तरह पेश किया जाता है। इनका यही तो प्रयास था कि संसद में किस तरीके से घुस जाओ, पुलिस को लगेगा कि ये तो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्र के रूप में आंदोलनकारी हैं, वो साजिश करता है, तो सब जान ही रहे थे, लेकिन पुलिस बाध्य होगी कि कोई कार्रवाई नहीं करें, हम अंदर घुस जाएं। किसान आंदोलन में भी उकसाने की कोशिश हुई थी, ये सब एक गोली चल जाए बस। बिल्कुल, इसमें भी उकसाने की कोशिश हुई कि एक गोली चल जाए। और अंकित जी, पूरा आप साजिश समझिए। साजिश ये थी कि हम दुनिया ने देखा कि किस तरीके से श्रीलंकन पार्लियामेंट में, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में भीड़ घुस गई है, ये सामान उठा रही है, वहाँ गद्दे पे कोई कूद रहा है, कोई बेड पे कूद रहा है, कोई सोफे पे कूद रहा है। तो यही दृश्य तो ये यहाँ पर इसको फिल्माना चाहते थे। ये दृश्य पूरी दुनिया में आता कि देखिए भारतीय संसद में कैसे ये लोग घुस गए हैं और वो किस तरीके से कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई राष्ट्रपति की कुर्सी बैठा है, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा है। ये दृश्य बनाना चाहते थे ये, तो उससे बचाया है हमारी दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार होना चाहिए पूरे देश को। और ये RAF ने जो कमाल का काम किया है, दंगाइयों को रोका है। और जिस तरीके से CRPF के हमारे महानिदेशक ने आगे बढ़
कर जिम्मेदारी ली है, कहा है कि सुरक्षा बलों को कि आप ड्यूटी निभाते रहिए, नियम के अनुसार ड्यूटी करिए और उसमें अगर उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये नेतृत्व की यही पहचान होती है कि कठिन समय में, संकट के समय में आप सबसे आगे खड़े रहे। तो बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि हमारे दिल्ली पुलिस ने, हमारे सुरक्षा बलों ने एक अभियान चलाया और जो जिस तरीके से अब आप देखिए कि इनके चेहरों से नकाब उतरते जा रहे हैं। आप देखिए कि जो छात्र हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि उनको किसने गुमराह किया, वो कैसे चले गए वहाँ पर, हाँ उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो अब सब छात्र तो ये बात बता ही रहे हैं ना। और ये जो अभिजीत दीपके या बाकी जो उनकी जो टीम के सदस्य हैं, ये क्यों नहीं झारखंड जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, बैठे हुए हैं ये लोग। क्यों नहीं पंजाब जाते हैं, ये क्यों नहीं कर्नाटका जाते हैं जहाँ पर नहीं, जहाँ जहाँ हुआ है हैं। वहाँ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ हुआ है, चाहे बीजेपी शासित राज्य में भी हुआ है, जी बिल्कुल, वहाँ भी पहुंचे। लेकिन आपको दिखाना होगा ना कि आप विपक्षी शासित राज्य में भी जाना है, अगर आप न्यूट्रल हैं तो। जी बिल्कुल। तो जितना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उतना पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उतना छत्तीसगढ़ का, उतना कर्नाटका का, उतना अन्य राज्यों का जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आपने चयनित तरीके से एक साजिश के तहत जो चीज़ें चली थी उसको आपने यहाँ पर अंजाम दिया जंतर मंतर पर। और जिस तरीके से आप देखिए ना, सोनम वांगचुक के स्वर बदल गए हैं बिल्कुल। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये लोग किस तरीके के भारतीय हैं, ये समझ नहीं आता कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर या प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए उनका आप समर्थन कर रहे हैं, उनको सिर्फ मात्र एक जोक की संख्या दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपके संस्कारों पर, आपकी इस शिक्षा पर जिसको आप यहाँ पर ले रहे हो या विदेश में ले रहे हो। लेकिन ये शर्मनाक है ये सब चीज़ें। और देश का युवा, हमारा जो जन जी की जो परिभाषा आप लोगों ने गढ़ दी है, ऐसी वो परिभाषा सही नहीं है। हमारी जो देश के युवा हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गौरव से प्यार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, देश का भविष्य है। और ये जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये हमारे युवाओं का असली चेहरा नहीं है। हमारा जो युवा है असली चेहरा वो ये है कि वो देशभक्त है और भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। जो चीज़ें सामने आई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसमें एक बात माननी पड़ेगी कि इनकी साजिश कुछ हद तक सफल रही युवाओं को गुमराह करने में। बिल्कुल, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है जी। अब सर हम लोग आते हैं विपक्ष पे। जी, विपक्ष अपनी ताकत क्यों दिखाने पे अड़ा हुआ है? जी। अब तो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं जी, वहाँ भी अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ भी हुंकार भर रहे हैं जी। विपक्ष अपनी जीत पे क्यों अड़ा हुआ है? संसद सत्र को लेकर विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि संसद सत्र चले, लेकिन ऐसा लग रहा है बेचैनी है कि कांग्रेस कह रही है कि भाई हम तो इस्तीफा लेके रहेंगे अमित शाह का जी। और खड़गे का वो बयान कि हम खींच के लाएंगे और जनता के बीच करेंगे, वो मतलब प्रोवोक करने की कोशिश है। जी, आप एक मंत्री के खिलाफ लोगों को प्रोवोक करना चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आप अखिलेश यादव को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, वो चुनाव के दृष्टिकोण के हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अच्छी एक्टिंग भी हमें देखने को मिल रही है। जी। देखिए, ये जो केंद्रीय गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो सबको दलों को अधिकार है कि वो किसी भी के भी इस्तीफे की मांग करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा, इस्तीफे की मांग हो रही इसलिए भी हो रही है ना कि वो डिलिमिटेशन बिल, डिलिमिटेशन और एफसीआरए आ रहा है, और वो क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है सीधा। तो अगर आप जैसे खड़गे जी के बयान की आपने चर्चा करी, तो उनका खड़गे, जब तक वो विपक्ष को पता है कि जब तक हम प्रोवोक नहीं करेंगे तब तक हंगामा नहीं होगा, अगर थोड़ा सा प्रोवोक किया जाए, वहाँ से भी थोड़ा सा हंगामा हो जाए तो सभापति सदन को स्थगित कर देंगे। एक एक दिन स्थगित ऐसा होता रहे तो हमारा काम हो जाएगा कि बिल जो सरकार लाना चाहती है वो नहीं ला पाएगी, फिर 3-4 महीने के लिए बात टल जाएगी। लेकिन तो डिलिमिटेशन पे वॉकआउट कर जाए विपक्ष। जी, तो ये अब दिख रहा है कि इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि एफसीआरए से सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। जितने ये फर्जी एनजीओ जो बाहर से पैसा लेके यहाँ पर देश विरोधी कार्य करते हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, सरकार को हिसाब तक नहीं देते हैं, धर्मांतरण है और भारत के खिलाफ ही साजिशें करते हैं। तमाम तरह के आप देखिए कि सम्मेलन ऐसे आयोजित कराए जाते हैं जिसमें कि भारत विरोधी भाषण कराए जाते हैं, बाहर से ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी विचारधारा, जिनकी मानसिकता ही भारत की विरोध की है, तो उन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। गांव में तो आजकल भोली भाली जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, उन जो आस्था में विश्वास रखती हैं जी, उनको पैसे दे के बुलाए जाते हैं कि आपको किसी खास मतलब
क्या बोलूं मैं, जी। उनकी ओर से आशीर्वाद मिल रहा है, आप उनके चरण में आइए और उनका वंदन कीजिए जी। तो इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। साथ ही ये लोग जो गोदी मीडिया कहते हैं, उनको असल में वो क्या है कि वो लुटियन मीडिया है। तो ये जो लुटियन नहीं, उनका मीडिया, नाम आ गया, लोधी मीडिया लोग कहना शुरू कर दिए मीडिया, हैं। हाँ। तो ये जो लोधी मीडिया है, इसको भी तो पैसा देना पड़ता है ना, कि भैया आपको भी अपना जो चापलूसी या अपने जो इस तरीके के काम, जिस तरीके के काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहिए। इस तरीके के फर्जी जो विश्लेषण है, या आपको दिखाना है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया, या वैश्विक तनाव में भारत को ये नुकसान हो गया, तो आपको इस तरीके की रिपोर्टें दिखानी है। तो ये जो लोधी मीडिया जो आपने बताया, तो लोधी मीडिया को भी फंडिंग ये FCRA के पैसे से ही होती है। तो ये सब पर अब रोक लगने वाली है, कड़ा नियंत्रण आने जा रहा है, तो सब बौखला गए हैं। क्योंकि मीडिया का जिक्र किया तो एक चीज़ मैं सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। मैं वैसे ही देख रहा था तो मोदी सरकार में मात्र 12 साल की सरकार हो गई है, सिर्फ एक पत्रकार को पद्म भूषण दिया गया है, वो रजत शर्मा जी। ठीक है। और मनमोहन सिंह की सरकार में 10 सालों की सरकार में जितने भी आजकल मोदी मीडिया का जो गला फाड़ रहे हैं, उन सबको पद्म अवार्ड मिल चुका है। रवीश कुमार का उभार बाद में हुआ जी। मोदी सरकार आने के बाद उनका उभार हुआ, इसलिए वो बच गए हैं, अभी उनको कुछ नहीं मिला है। बाकी सबको पहले मिल चुका है 10 वर्षों में। जी। तो यही जो है ना, लोधी मीडिया, या मान लीजिए उसमें लुटियन मीडिया बोलते थे, तो ये उन पर एक तरह से अनुकंपा बरसती रहती थी। तो ये जब सबकी फंडिंग रुकने जा रही है, तो इसलिए बिलबिला रहे हैं कि क्यों गृह मंत्री इस तरीके के काम कर रहे हैं, ऐसे गृह मंत्री को तो हटाओ, इसलिए ये सब चिल्ला रहे हैं। तो ये इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और गृह मंत्री कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अमित शाह पूरी रूपरेखा बना कर लेते हैं, डेडलाइन तय करते हैं और उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। यही मोदी सरकार का नारा है कि जो संकल्प लिया है उसको सिद्ध करके रहेंगे। तो हमने देखा है गृह मंत्री अमित शाह का जो रिकॉर्ड है, पॉलिटिकल रिकॉर्ड है, वो इस बात की गवाही देता है कि वो जिस विधेयक को ले आए हैं, जिस काम को हाथ में ले लिया, उसको करके रहेंगे। FCRA कानून पास होकर रहेगा। डिलिमिटेशन वाला भी जो काम है, संख्या सरकार के लगभग पक्ष में आ चुकी है। आने वाले समय में हम देखेंगे 13 तारीख तक चल पाएगा प्रॉपर संसद, उम्मीद है चलना चाहिए, या हंगामा हो। दोनों चीज़ें रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपना विधायी कार्य पूरा करा लेगी। डिलिमिटेशन अगर मान लीजिए कि नहीं भी होता है अभी वो DMK से, क्योंकि बातचीत अभी लगातार चल रही है, तो ये कावेरी वाला मुद्दा भी एक बीच में आ गया, तो अगर अभी नहीं भी हो पाता है तो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ हम देखेंगे इसमें हलचल। चलिए, तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, नए विषयों पर मुलाकात होगी, इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।